फोकस एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं बायोलॉजी के मुख्य टॉपिक जिसे ओव्यूल या बीजांड कहते हैं। जैसे अपन की पिछले टॉपिक में बात की थी कि अपन ने क्या पढ़ा था, परागकोश या यंत्र पढ़ा था, उसमें किसका निर्माण होता था, नर युग्मक का यानी मेल गैमेट का निर्माण होता था। वैसे ही ये क्या है ओव्यूल या बीजांड, इसमें क्या होगा, फीमेल गैमेट का निर्माण होगा। इसका निर्माण होगा फीमेल गैमेट का। तो आज बात करते हैं ओव्यूल या बीजांड की कि बीजांड क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो बीजांड क्या होता है कि बीजांड अंडाशय में क्या होता है, उपस्थित। तो अगर इसकी उपस्थिति है, इसका जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, ये अंडाशय या ओवरी में। जब मैंने पुष्प का डायग्राम बनाया था तो मैं उसके अंदर किसका निर्माण किया था, उसके अंदर जो गोल संरचना बनाई थी, अंडाकार संरचना बनाई थी, वो किसकी थी, बीजांड की। तो ये बीजांड जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, अंडाशय के अंदर यानी ओवरी के अंदर पाया जाता है। अब क्या होता है कि एक अंडाशय के अंदर एक से अधिक बीजांड भी उपस्थित हो सकते हैं, मतलब 2 या 4 या उससे अधिक भी बीजांड पाए जा सकते हैं। ठीक है। अब जो बीजांड की बात की जाए तो बीजांड की जो संरचना होती है, बीजांड की संरचना कैसी होती है, अंडाकार और श्वेत होती है। कैसी होती है, अंडाकार या फिर कैसी होती है, श्वेत होती है। जो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ये अंडाकार शेप आ रहा है, बिल्कुल ये अंडाकार क्या होती है, इसकी आकृति होती है। और ये कौन सा रंग का होता है, श्वेत रंग का या फिर हल्का के सफेद रंग का पाया जाता है। अब अगर हम इसकी संरचना की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, तो अपन को एक एक पार्ट के लेकर इसकी संरचना की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्लेसेंटा की यानी अपरा की, कि अपरा क्या होती है। जो बीजांड होता है वो अंडाशय के गतिनुमा संरचना से क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। मतलब क्या होता है, जैसे आपने पत्ती देखी होगी तो पत्ती भी क्या होती है कि जो तना होता है उस पर जुड़ी रहती है, एक किसके द्वारा, पर्णवृंत द्वारा। तो जिस जगह से जुड़ी रहती है वहां पर अपन उसे क्या बोलते हैं, उस स्थान को प्लेसेंटा कह देते हैं। किसके अंदर, बीजांड की अंडाशय के अंदर। क्योंकि जो आपका बीजांड होता है वो भी अंडाशय से एक जिस जगह से जुड़ा रहता है उस जगह को क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा या अपरा बोला जाता है। अब क्या होता है, जैसे पत्ती एक पतली डंडीनुमा संरचना जुड़ी होती है, इसे बोलते हैं पर्णवृंत। वैसे ही आपकी यहाँ पे जो बीजांड है वो भी किसमें, अंडाशय में एक पतली डंडीनुमा संरचना जुड़ा रहता है, जिसे क्या बोला जाता है, बीजांडवंत या फेनिकल बोला जाता है। और ये फेनिकल क्या काम करता है, बीजांडवंत क्या काम करता है, ये आपके बीजांड को किसके द्वारा जुड़ा रहता है, एक डंडी द्वारा जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, अपरा से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, अपरा यानी प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा रहता है। जैसे कि आपने दिख रहा होगा कि ये लंबी से डंडीनुमा संरचना दिख रही है यहाँ पर, ये डंडी, ये पतली डंडीनुमा संरचना क्या कहलाती है, बीजांडवंत या फेनिकल कहलाती है। ये फेनिकल क्या काम करता है, आपके इस पूरे बीजांड को यहाँ से, इस पूरे बीजांड को यहाँ से किससे जोड़ता है, प्लेसेंटा यानी जो अंडाशय का भाग होता है उससे जोड़ता है, अपना जोड़ने का काम करता है। तो बीजांड का एक ही काम है, ये बीजांड को बीजांडवंत का एक ही काम है कि बीजांड को किससे जोड़ता है, अंडाशय के अपरा वाले भाग से जोड़ने का काम करता है। अब आपको यहाँ पर जो बीजांडवंत है इसके अंदर एक काली काली संरचना या फिर एक लंबी तंतुनुमा संरचना भी दिख रही होगी। इस तंतुनुमा संरचना को बोला जाता है सहवन रज्जु। क्या बोला जाता है इस तंतुनुमा संरचना को, सहवन रज्जु, जो कि कहाँ पाया जाता है, बीजांडवंत के अंदर पाया जाता है। ये सहवन तंतु क्या काम करता है, ये पोषण प्रदान करने का काम करता है या पोषण लाने का काम करता है। तो बीजांडवंत में पोषण देने के लिए एक सहवन उत्तक पाया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सहवन रज्जु कहते हैं। इस सहवन रज्जु द्वारा ही भोजन या खनिज पदार्थ कहाँ आते हैं, बीजांड के अंदर आते हैं। बीजांड के अंदर क्या करते हैं, इस सहवन तंतु द्वारा ही प्रवेश करते हैं। अब बात करते हैं अगले पार्ट की। अगला पार्ट जो है इसका है वो रेफे। रेफे या संधि रेखा या इसे उभार भी बोल देते हैं नॉर्मली भाषा में। तो रेफी क्या है, तो रेफी एक क्या होती है, बीजांडवंत के ऊपर, बीजांड की जो ये बीजांडवंत है, बीजांड के ऊपर ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, उभरा हुआ भाग, इसे क्या बोलते हैं अपन, रेफी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, रेफी कहते हैं, जो कि आपके कौन सा, बीजांडवंत के ऊपर वाला भाग होता है। यानी फुली क्या होती है, अतिवृद्धि पाई जाती है किसके ऊपर, बीजांडवंत के ऊपर, जिसे अपन क्या कह देते हैं, रेफी कह देते हैं। अब क्या होती है, एक संरचना और होती है, इसे नॉर्मली तो पढ़ाया नहीं जाता, पर फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर क्या होता है, ये एक सेतुक होता है। सेतुक यानी यहाँ पर आपके इस जगह पर पाया जाता है, नॉर्मली इसमें दिखाया नहीं मैंने, बट इस जगह पर पाया जाता है ये ऑब्ट्यूरेटर। और ये ऑब्ट्यूरेटर क्या काम करता है, ये आपको एक तरह की, जैसे मतलब जब पराग नली कहाँ प्रवेश करेगी, बीजांड द्वारा प्रवेश करने लगती है ना निषेचन के समय, तो ये पराग नली जब बीजांड द्वारा से अंदर की ओर प्रवेश करती है तो उसको एक केमिकल गाइडेंस प्रदान करता है। क्या करता है, एक केमिकल गाइडेंस प्रदान करता है। और केमिकल गाइडेंस के द्वारा ही वो पराग नली किसके द्वारा, कहाँ से प्रवेश करती है, बीजांड द्वार से किसके अंदर प्रवेश करती है, बीजांड के अंदर। क्योंकि क्या होता है, अगर वो गाइडेंस प्रदान नहीं करेगा ना तो पराग नली कहीं से भी बीजांड के अंदर क्या कर जाएगी, प्रवेश कर जाएगी।
अब वो कहीं से भी पराग नली अगर इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी तो निषेचन में क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। तो उस निषेचन को दिक्कत को दूर करने के लिए ये आपका जो ऑप्टिवेटर है ये केमिकल गाइडेंस प्रदान करता है, जो कि आपकी पराग नली को किधर से, बीजांड द्वार से किसके अंदर, बीजांड के अंदर प्रवेश के लिए उत्प्रेरित करता है। तो ये ऑप्टिवेटर का काम यही है। और अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, बीजांड ग्रंथि या फिर आपकी प्लेसेंटा या अपरा द्वारा होता है। अब अगले पार्ट की बात करते हैं अपन। चलो अगले पार्ट की बात करते हैं अपन। अगला पार्ट जो है इसका वो है नाभिका या हाइलम। नाभिका क्या होती है, हाइलम क्या होता है, देखो आपका जो ये बीजांड है, ये बीजांड में जो बीजांड ग्रंथ है, तो आपका ये पूरा जो बीजांड है ये बीजांड ग्रंथ से जिस जगह से जुड़ा रहता है, जिस जगह से जिस बिंदु या जिस क्षेत्र से जुड़ा रहता है उसे क्या कहा जाता है, हाइलम या नाभिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइलम या नाभिका। मतलब जो आपका ये पूरा बीजांड है या ओव्यूल है, ये बीजांड ग्रंथ से जिस जगह से या जिस बिंदु से जुड़ा हुआ है बिंदु से, उसे क्या कहेंगे अपन, नाभिका या हाइलम कहेंगे। क्या कहेंगे, नाभिका या हाइलम। अब अगला जो पार्ट है वो क्या है आपका, बीजांड ग्रंथ। क्या है, बीजांड ग्रंथ। क्योंकि नाभिका के बारे में बताया गया कि ये क्या होती है, बीजांड का मुख्य शरीर, बीजांड ग्रंथ से जिस क्षेत्र या बिंदु से जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। अब अगला पार्ट क्या है, बीजांड ग्रंथ, सॉरी बीजांड का है या न्यूक्लियस। अब बीजांड क्या है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये क्या होता है, एक तरह का मध्ययुक्तकीय ऊतक होता है। क्या होता है, मध्ययुक्तकीय ऊतक होता है। अब जो मध्ययुक्तकीय ऊतक होते हैं उनका काम क्या होता है, पोषक पदार्थों को ग्रहण करके स्टोरेज करके रखना। तो एक तरह से अपने से बोल सकते हैं कि एक तरह का क्या है, पोषक ऊतक है। क्या है, पोषक ऊतक, जो कि पोषण को किसको देगा, भ्रूण को देता है। किसको देता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। तो ये बीजांड का है, जो आपको इसमें डायग्राम में दिख रहा होगा डॉट डॉट संरचना से, ये क्या कहलाता है, बीजांड का या न्यूक्लियस कहलाता है। इसके अंदर ये एक संरचना पाई जाती है, उन्होंने अभी पढ़ाऊंगा मैं इसको। तो इसके चारों तरफ ये डॉट डॉट संरचना दिख रही है आपको, ये क्या है, बीजांड का है। और इसके अंदर क्या भरे रहते हैं, पोषक पदार्थ भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं, पोषक पदार्थ भरे रहते हैं, जो कि आपके नॉर्मली भ्रूण को क्या प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। तो बीजांड का काम भी आ जाता है कि बीजांड का काम करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब अगले जो आपको दिख रहा होगा बीजांड का में अंदर की ओर एक लाल लाल या धसा हुआ भाग बनाया है मैंने, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेल। क्या बोला जाता है, भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेल। इस वाले पार्ट को, लाल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं यहाँ पर, भ्रूण सेक, सॉरी भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, भ्रूण कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भ्रूण कोश। और ये भ्रूण कोश ही क्या होता है आपका, मादा युग्मकद्विद होता है, यानी फीमेल गैमेटोफाइट जिसे बोलते हैं अपन, वो वाला पार्ट ये होता है भ्रूण कोश। ठीक है, तो ये क्या होता है, बीजांड में क्या होता है, धसा हुआ रहता है। क्या होता है, बीजांड में धसा हुआ रहता है। अब क्या होता है, जो आपका ये जो भ्रूण कोश है इसमें क्या होता है, ये 7 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कितनी कोशिकाओं से, 7 कोशिका से। प्लस इसके अंदर कितने केंद्रक, 8 केंद्रक पाए जाते हैं। कितने केंद्रक पाए जाते हैं, 8 केंद्र। मतलब 7 कोशिका और कितने केंद्रों से, 8 केंद्रों से मिलकर बना होता है। चलो डायग्राम में देख लेते हैं कि आपको ये वाली संरचना है, मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ कि जो इसके पहले कोशिकाओं की बात कर रहे थे, तो 3 कोशिकाओं तो इसकी कहां पाई जाती है, ऊपर की ओर पाई जाती है। कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें बोलता है प्रतिवर्ती कोशिका। क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोशिका कहा जाता है, या प्रतिध्रुवी कोशिका भी बोल सकते हो आप। प्रतिध्रुवी कोशिका, ध्रुवी कोशिका, प्रतिध्रुवी कोशिका कहा जाता है। और 3 कोशिकाएं नीचे की ओर पाई जाती है, जिसमें से एक कोशिका बड़ी और 2 कोशिका छोटी होती है। जो ये बड़ी कोशिका होती है इसे बोला जाता है अंड कोशिका। क्या बोला जाता है, अंड कोशिका। और इस अंड कोशिका ही क्या होती है आपकी, फीमेल गैमेट होती है, यानी मादा युग्मक होती है। और इसके साइड में जो 2 कोशिकाएं दिख रही है आपको, ये छोटी वाली कोशिकाएं, इन कोशिकाओं को बोला जाता है सहायक कोशिका। क्या बोला जाता है, इन कोशिकाओं को कॉम्प्लेमेंट्री सेल्स या सहायक कोशिकाएं बोला जाता है, जो कि हेल्प करेगी बाद में इसकी। और ठीक है, तो आपके 3 कोशिकाएं ऊपर होगी, 3 और 3 कोशिकाएं नीचे हो गई 6। अब एक कोशिका जो आपको ये बीच में दिख रही है, ये पूरी वाली कोशिका, इस कोशिका को बोला जाता है केंद्रकीय कोशिका। क्या बोला जाता है इस कोशिका को, केंद्रकीय कोशिका। तो कितनी कोशिका होगी आपके पास, 7 कोशिका होगी। तो भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सेल के अंदर कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, 7 तो क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है।
और 8 क्या पाए जाते हैं, केंद्र पाए जाते हैं। 8 केंद्र मतलब जो आपका ये केंद्र की कोशिका है इसमें 2 केंद्र पाए जाते हैं। कितने केंद्र पाए जाते हैं, 2 केंद्र। तो 3 केंद्र तो किसके हो गए, प्रतिध्रुवी कोशिकाओं के, 1 2 3, और 3 केंद्र किसके हो गए, सहायक कोशिका और अंड कोशिका के, 1 2 3, तो कितने हो गए, 6। और 2 केंद्र आपकी यहाँ किसमें, केंद्रीय कोशिकाओं के कहां पाए जाते हैं, मध्य में। तो टोटल कितने केंद्र हो जाते हैं, 8 केंद्र। तो जो आपका ये भ्रूणकोश होता है यानी मादा के युग्मोद्भिद होता है, इसमें 7 तो कोशिकाएं पाई जाती है और 8 क्या पाए जाते हैं, केंद्र पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, भ्रूणकोश हो गया। अब उसकी अगले पार्ट की बात करते हैं। अब अगले पार्ट की जो बात करते हैं वो क्या है, इंटीग्यूमेंट या फिर क्या कहलाता है, अध्यावरण। आपको ये बीजाणु वाला जो भाग दिख रहा होगा, इस बीजाणु के क्या होते हैं, बाहर की तरफ के कवर पाए जाते हैं, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, आवरण पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, अध्यावरण या इंटीग्यूमेंट कहा जाता है। आपको दिख रहे होंगे, एक तो ये रहा और एक ये वाला रहा। जो बाहर की ओर दिख रहा है उसे क्या बोला जाता है, बाह्य अध्यावरण, और जो अंदर की ओर दिख रहा है वो क्या कहलाता है, आंतरिक अध्यावरण कहलाता है, यानी आंतरिक कवर कहलाता है। अब ये जो क्या अध्यावरण जो होते हैं, इंटीग्यूमेंट होते हैं, ये क्या काम करते हैं, आपके बीजांड की सुरक्षा करने का काम करते हैं, मतलब इसकी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं बाह्य कारकों से। तो यहाँ पर जो बीजांड की सॉरी जो अध्यावरण है ये 2 प्रकार के होते हैं नॉर्मली, बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। नॉर्मली 2 प्रकार के पाए जाते हैं, बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। और ये अध्यावरण क्या काम करते हैं, यहाँ की सुरक्षा करने का काम करते हैं। अब क्या होता है, कुछ पौधों में ये मिलेंगे तो नॉर्मली 2 प्रकार के, बट कुछ में 2 होंगे, कभी कभी एक ही पाया जाता है और कभी कभी कुछ पौधों में पाया ही नहीं जाता है। तो उस आधार पर देख लेते हैं कि एक अध्यावरण मतलब जिन बीजाणुओं में एक अध्यावरण पाया जाता है उन्हें क्या बोला जाता है, यूनिटजेनिक बोला जाता है। यानी एक अध्यावरण जिन पादपों में पाया जाता है वो कौन से पादप होते हैं, आधुनिक डाइकोट पादप होते हैं। मतलब जो नॉर्मली जो डाइकोट पादप है, द्विबीजपत्री पादप है, आधुनिक पादप, उनमें आपको क्या मिलेगा, एक अध्यावरणीय क्या पाया मिलेगा, सॉरी बीजाणु मिलेगा, जिनके चारों तरफ क्या पाया जाता है, ओनली एक अध्यावरण वाला बीजाणु पाया जाता है। ठीक है। और सेकंड जो है वो क्या है, द्विअध्यावरणीय यानी बाइटेजेनिक। अब ये जो बीजाणु होते हैं इनके चारों तरफ कितने अध्यावरण पाए जाते हैं, 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने इस डायग्राम में दिखा रखा है कि एक अध्यावरण और दूसरा अध्यावरण। तो यहाँ पर कितने अध्यावरण पाए जाते हैं, 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, बाइटेजेनिक या 2 आवरणीय बीजाणु बोलते हैं। अब ये किन में पाए जाते हैं, जो प्रिमिटिव डाइकोट पादप होते हैं यानी आदिम पादप होते हैं, द्विबीजपत्री पादप उन्हें पाए जाते हैं, और मोनोकोट पादपों में भी ये क्या पाए जाते हैं, द्विअध्यावरणीय पादप ये बीजाणु पाए जाते हैं। अब क्या होता है, लास्ट में जिन बीजाणुओं में अध्यावरण पाया ही नहीं जाता, मतलब आवरण पाया ही नहीं जाता, उन्हें क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनिक बोलते हैं, यानी इनके अध्यावरण क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। जैसे लोरियंथस जैसे पादप जो है इनके अंदर अध्यावरण नहीं पाया जाता है, किसके चारों ओर, बीजाणु के चारों ओर। तो यहाँ पर अध्यावरण की बात हो गई है। अब बात करते हैं अपन निभाग की। निभाग क्या होता है, ये बीजाणु का होता है तथा अध्यावरण के जंक्शन पर पाया जाता है। आपको दिख रहा होगा कि जो बीजांडकाय है, बीजांडकाय और ये अध्यावरण के जंक्शन, ये जो वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, यहाँ पर निभाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निभाग। जो कि ये बीजांडकाय जो आपका ये है बीजांडकाय, और ये जो अध्यावरण है दोनों, इनके इस वाले जंक्शन वाले पार्ट में ये क्या होता है, उपस्थित होता है। इस वाले भाग को, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं भाई, निभाग, या आपको नॉर्मली हाँ निभाग कहा जाता है। ठीक है। अब अगला जो पार्ट है, हाँ तो इनके नॉर्मली आपको पार्ट की बात हो चुकी है कंप्लीट। अब बात करते हैं नॉर्मली बीजाणु के प्रकार की। तो मैं कुछ नाम बता देता हूँ कुछ बीजाणु के, फिर अगली वीडियो जो आएगी उसमें इसका विस्तृत वर्णन करेंगे हम। अब बात कर लेते हैं अपन विशेष प्रकार के बीजाणु की, यानी बीजाणु कितने नॉर्मली कितने प्रकार के पाए जाते हैं पादपों में। तो आपको नॉर्मली मैंने यहाँ पर 6 प्रकार के बीजाणु के बारे में लिखा है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहले प्रकार का जो बीजाणु होता है ऑर्थोट्रोपस यानी ऋजु बीजाणु जिसे बोला जाता है। ये जो बीजाणु होता है इसकी बीजाणु के अंदर या सॉरी अंडाशय के अंदर जो स्थिति होती है बिल्कुल कैसी होती है, सीधी होती है। मतलब ये अंडाशय के अंदर कैसा पाया जाता है, ओनली सीधा पाया जाता है। अगर इसको यहाँ से यूं कर दे तो बिल्कुल इस तरह की क्या स्थिति होगी, किसकी, ऋजु बीजाणु की, किसके अंदर, अंडाशय के अंदर। अब जो सेकंड प्रकार का जो आपके यहाँ पर बीजाणु है वो है एनाट्रोपस बीजाणु यानी प्रति बीजाणु। और नॉर्मली 82% पादपों में या 82% कुल के जो पादप है नॉर्मली 82% पादपों में कौन सा बीजाणु पाया जाता है, प्रति बीजाणु यानी एनाट्रोपस बीजाणु पाया जाता है। जिसकी अगर स्थिति बात करें अंडाशय के अंदर तो ये कौन से 180 डिग्री पर कैसा रहता है, उल्टा घुमा हुआ रहता है। तो मतलब आपको दिखा हुआ ये बीजाणु बनते हैं और ये बीजाणु से बिल्कुल 180 डिग्री पर कर्व पर कैसे हो गया है, कम हो गया है। जैसे ये 180 डिग्री पर कर्व हो गया है, वक्र हो गया है। तो यहाँ पर ये बीजाणु बनते हैं और बीजाणु से बिल्कुल 180 डिग्री पर ये घुमा हुआ होता है। तो जो प्रति बीजाणु होता है जिसे एनाट्रोपस बीजाणु भी कहते हैं, एनाट्रोपस ओवल भी कहते हैं,
ये अंडाशय के अंदर कौन सी स्थिति में होता है, 180 डिग्री पर उल्टा लगा हुआ होता है। जैसा कि ये डायग्राम में जो बीजांड बनाया है मैंने, किसका बनाया है, प्रति बीजांड बनाया है, ट्रोपस बीजांड बनाया है, ये जो कि लगभग 80% पादपों में यही बीजांड पाया जाता है। अब जो अगला है वो है कैनाफेट्रोपस बीजांड, जिसे बोलते हैं वक्र बीजांड बोलते हैं। ये नॉर्मली वक्र होता है, गोलाकार थोड़ा सा यूं घुमा हुआ होता है। अगला जो बीजांड है वो है एम्फीट्रोपस बीजांड, ये भी आपका नॉर्मली एम्फीट्रोपस बीजांड है। ये कैसा दिखाया जाता है, ये भ्रूणकोश और बीजांड अगर इसके साथ में मिल जाते हैं, भ्रूणकोश और बीजांड के साथ मिल जाते हैं तो ये घोड़े की नाल के समान दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, ये घोड़े के नाल के समान दिखाई देता है, मतलब इस तरह से घुमा हुआ संरचना की होता है, बिल्कुल ठीक है। अब लास्ट का जो आपके बीजांड है वो है सर्सिनोट्रोपस बीजांड। ये सर्सिनोट्रोपस बीजांड जो है वो लगभग 360 डिग्री का कर्व लेकर, वक्र लेकर पूरा अंडाशय के अंदर घूम जाता है। मतलब अगर ये यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ से होता हुआ ये पूरा इस तरह से घूम जाता है अंदर की तरफ। मतलब कितना कर्व ले लेता है, 360 डिग्री का कर्व लेकर घूम जाता है। इसे क्या बोलते हैं, आपको सर्सिनोट्रोपस या आपके सर्सिनोओविक्स भी कहते हैं। अब इसके बारे में जो स्तन वर्णन है, इनकी संरचना के बारे में वो अगली वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।